वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अगर आप लोगों ने भी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस की हैं या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आप लोगों को, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल फाइलिंग बताऊंगी कि किस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना है अपनी आईटीआर में, और इंट्राडे की ट्रांजेक्शन्स को आपने कैसे रिपोर्ट करना है। कंप्लीट कैलकुलेशन भी देखेंगे और आईटीआर फाइलिंग भी आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ देखिए, सबसे पहले आपके पास इंट्राडे की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। इंट्राडे की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एब्सोल्यूट फिगर निकालनी है। क्लियर? उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्रॉफिट का होना जरूरी है। प्रॉफिट आपके पास कैसे निकलेगा? सिंपली प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो किसी भी चीज़ का, आप लोगों को सेल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे हम लोग ये सेल वैल्यू ले लेंगे, माइनस में हम लोग यहाँ पे बाय वैल्यू ले लेंगे। हमने सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू कर दी, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। वैसे यहाँ पे इन लोगों ने आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट भी दिया हुआ था, आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो। बट यहाँ पे जब आप टोटल करोगे, टोटल आपके पास सेम आ जाएगा, आपने कितनी भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो। ठीक है, हमारे इस एक्सेल फाइल में ट्रांजेक्शन्स कम है, बट ट्रांजेक्शन्स कम हो या ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को सेम फॉर्मूला उन ट्रांजेक्शन्स पे लगाना है। देन हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे एबीएस कैलकुलेट करेंगे। एबीएस टर्नओवर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं टर्नओवर। टर्नओवर आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप बोलोगे कि मैम सेल वैल्यू हमारे पास है तो वही कंप्लीट हमारी टर्नओवर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है एबीएस का। एबीएस का फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट को आपने सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। हमारे केस में 2 ही थे तो मैंने कंट्रोल डी करके इसको नीचे कॉपी कर लिया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट और ये तो सेम आ रहा है। प्रॉफिट हमारे पास कितना था 700, और सेम ही हमारे पास जो है यहाँ पे अमाउंट आ रही है। तो फर्क क्या आया? फर्क देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अगर ये -300 होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ तब भी प्लस आती। ये यहाँ पे -200 होता, यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल माइनस की फिगर आती तो भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती, प्लस में आती। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि वैल्यू अगर प्लस में हो तो भी प्लस आएगी और नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगी। क्लियर? तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आपकी निकलेगी इंट्राडे टर्नओवर आपकी वही मानी जाएगी। यानी यहाँ पे इंट्राडे टर्नओवर कितना है 700, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी 700 है। दिस इज बाय चांस, क्योंकि सभी की सभी वैल्यूज जो थी वो पॉजिटिव थी, किसी में भी लॉस नहीं था। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले यहाँ पे आप सीख लो कि एक्सेल में कैलकुलेशंस कैसे करनी है। कैलकुलेशंस करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी इसको आईटीआर में आपने किस तरीके से दिखाना है। अब आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट डेट बताई हुई है, क्वांटिटी है, बाय वैल्यू भी है और सेल वैल्यू भी है। बाय वैल्यू सेल वैल्यू का यहाँ पे डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इनकी कैलकुलेशन को एक बार चेक जरूर कर लेना है। आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया, यहाँ पे मैंने सेल वैल्यू ले ली, माइनस में मैंने यहाँ पे बाय वैल्यू ले ली। क्लियर? यहाँ पे हम लोग ये कंप्लीट फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। क्लियर? अब इसका टोटल लेने के बाद हम अपने प्रॉफिट का भी टोटल ले लेते हैं, सारा आपके पास टैली हो जाएगा। अगर आप 1 to 1 टैली करना चाहें तो इसको दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं, वो आपके पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। क्लियर? 18704। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको सेल वैल्यू का और बाय वैल्यू का भी टोटल यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आप लोग सेल वैल्यू का टोटल ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग बाय वैल्यू का टोटल ले लेंगे। ये आपके पास परचेज अमाउंट है और ये आपके पास सेल अमाउंट है। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, अलग से हम यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल वैल्यू। एक समरी जब आप बना लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल फाइलिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला लगा देना है। ये हमारे पास सेम वैल्यू है एच में,
ये हमारे पास सेल वैल्यू आ गई। बाय वैल्यू आपको ले लेनी है, जी में आपके पास बाय वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे बाय वैल्यू ले ली। क्लियर। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप चाहो तो वहाँ से फॉर्मूला लगा लो, बट यहाँ से भी डायरेक्ट कैलकुलेट होकर के आपके पास सेम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई, इसको हम लोग यहाँ पे अलग से रख देंगे। राइट, ये हमारे पास अलग वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इंट्राडे का भी हम अलग से डेटा यहाँ पे रख लेंगे। इंट्राडे में आपके पास क्या था, टर्नओवर एंड प्रॉफिट। टर्नओवर कितना आया था हमारे पास, टर्नओवर हमारे पास आया था 700, प्रॉफिट भी हमारे पास कितना आया था 700। यहाँ तक हमने सारा निकाल लिया। हाँ जी मैम, बिल्कुल निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया इनके एक्सपेंसेस जो हमें कैलकुलेट करने हैं। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एसटीटी आपको कभी भी अलाउड नहीं होता, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस दिए होते हैं, यहाँ पे फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके पास अलाउड हो जाएंगे, बट एसटीटी आपने अलाउड उसमें नहीं करना है। जो अदर डेबिट एंड क्रेडिट चार्जेस हैं, यहाँ भी आपको बहुत सारे चार्जेस मिलेंगे। यहाँ पे जितने ये डीपी चार्जेस हैं, ये डीपी चार्जेस तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलाउड हो जाएंगे, लेकिन अदर देन डीपी चार्जेस आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलाउड नहीं होंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगा करके आप लोग यहाँ पे जितने भी डीपी चार्जेस हैं वो डीपी चार्जेस आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास डीपी चार्जेस आ गए। ये हमारे पास कितने हैं, आप देखिए यहाँ पे 107.38। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे डीपी चार्जेस 107.38। अदर यहाँ पे आप लिखेंगे। अब देखिए ये आपके पास आया था 107.38। अब आप यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। ये आपके पास कितना आ जाएगा 468.31। आप इसमें से ये चार्जेस माइनस कर देंगे। अदर आपके पास कितने आ गए 360.93। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 360.93। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस एलोकेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस हैं एसटीटी के अलावा आप सब यहाँ पे सेम तरीके से ही बाइफरकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, दूसरा इंट्राडे में। क्लियर। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे सेल, जो भी इनकी सेल वैल्यू है। देन यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस, जितना इनको एक्सपेंस इनके हिस्से में आएगा। क्लियर। अब सेल वैल्यू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो ये रही इसकी सेल वैल्यू। कितनी सेल वैल्यू है इसकी, ये रही। ये सेल वैल्यू मिल गई आप लोगों को, यहाँ से भी हम ले सकते थे। इंट्राडे की सेल वैल्यू आपको ये वाली सेल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे इसका टोटल हम लोग कर लेते हैं। टर्नओवर वाली वैल्यू नहीं लेनी, ध्यान रखिएगा, सेल वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। ये हमने ले ली। यहाँ पे आपने कंप्लीट सेल वैल्यू का टोटल ले लिया। अब देखिए ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस आप बाइफरकेट तो करोगे ना किसी बेस के ऊपर, तो बाइफरकेट कैसे करेंगे, टर्नओवर बेसिस पे। टर्नओवर बेसिस पे आपने इसको लेके चलना है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए, इंट्राडे के अंदर आपको डीपी चार्जेस भी अलाउड है और अदर चार्जेस भी अलाउड है। क्लियर। बट एसटीसीजी में आपको सिर्फ डीपी चार्जेस अलाउड है। तो बाइफरकेशन ध्यान से करेगा। आपको क्या करना है, एक्सपेंस लेना है सबसे पहले एसटीसीजी का, उसमें आप डीपी चार्जेस लेंगे, इज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू में जो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टर्नओवर है वो आपको ले लेनी है। क्लियर। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ, इंट्राडे में आपको इन दोनों का टोटल लेना है। ये हमने इसका टोटल ले लिया, इसको आप ब्रैकेट लगाइए दोनों साइड और इनटू क्या करेंगे,
इंट्राडे की टर्नओवर डिवाइडेड बाय करेंगे आप टोटल टर्नओवर। ये आपके पास इंट्राडे से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यानी 97 रुपीज़ के एक्सपेंस आपको STCG में अलाउड है और 45 रुपीज़ के आपके पास इंट्राडे में अलाउड है। कई बार ये चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको इसको चार्जेस को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने अपना सारा का सारा कैलकुलेशन सीख लिया है। अगर मैं आगे आप लोगों को मैच करवाऊँ तो देखिए इंट्राडे का शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आपके पास सेम यहाँ पे कैलकुलेट करके ज़रोधा ने भी दिया हुआ है। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, अब हम इसको ITR के अंदर फाइल करेंगे। ITR फाइलिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगी। तो गाइज ITR फाइलिंग के लिए हम लोग आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, और मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर आप हमसे भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ITR फाइल करवाना चाहते हैं बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट पे, तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनली आपकी ITR फाइल करके देंगे। अब यहाँ पे पोर्टल पे आने के बाद आपको करना क्या है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है विच इज़ 26-27, ऑनलाइन पे आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आएगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपसे यहाँ पे ITR फॉर्म पूछेगा, यहाँ आपको ITR 3 सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विद ITR 3 आपको कर देना है, ओके पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि आप अपनी रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, बट अगर आपके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे आपको लगता है शेड्यूल्स है तो वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की कोई अमाउंट नहीं डालनी, यहाँ हमें कोई भी डिडक्शंस जो है वो क्लेम नहीं करनी, तो अननेसेसरी मैं यहाँ से जो है डाटा रिमूव कर सकती हूँ। अननेसेसरी डिडक्शंस हमने रिमूव कर दी हैं। टैक्स पे आप लोग जाएंगे, टैक्स पे ये सारे मैंडेटरी हैं, ESOP हम यहाँ से हटा देंगे। अदर्स में आप लोगों ने चेक कर लेने हैं, यहाँ पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमारे केस में नहीं है, AMTC आपके पास मैंडेटरी है, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। इनकम में हम जाएंगे, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी हमने शो नहीं करनी है तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आप लोग दिखाना चाहें तो इनकम दिखा सकते हैं, बाकी टिक कर लेते हैं, मैं आपको डालनी सिखा दूंगी इसमें। और कैपिटल गेन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अदर देन दैट और स्पेशल रेट की इसमें कोई ऐसी इनकम है नहीं वैसे, और ना ही कोई पार्टनरशिप फर्म का हमें डाटा यहाँ पे शो करना है, तो ये वाली हम यहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद बिजनेस इनकम, यहाँ पे बैलेंस शीट P&L ये हमारे पास मैंडेटरी होता है। और 44 AB की जो ऑडिट है उससे रिलेटेड कॉलम्स की यहाँ पे डिटेल पूछेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सारे अननेसेसरी रिमूव कर दिए, कुछ एक मैंने रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन IEA हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम? क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से? आपको जस्ट नो करना है, कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन कुछ एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, अभी आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चंस को, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे आपके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस और ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट को आप चेक कर लेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे अपने फाइलिंग स्टेटस पे। फाइलिंग स्टेटस में ड्यू डेट आपको सिलेक्ट करनी है। ड्यू डेट इस बार आपकी है 31 अगस्त की। और देन आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा, डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द करंट ईयर? क्या आपके पास कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है करंट ईयर में? यहाँ पे देखिए हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम रहने वाली है, क्योंकि इंट्राडे की ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पे डालेंगे, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। देन आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको 10 IEA फाइल करना है, तो यहाँ पे जस्ट आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछ रहा है इफ आंसर ऑफ 1 इज नो देन हैव यू फर्निश द 10 IEA विद इन द ड्यू डेट ऑफ करंट असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम? ओल्ड टैक्स रिजीम हमें नहीं ऑप्ट करना है, ना ही हमने पहले ऑप्ट किया था। और इसके बाद आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, यहाँ आपको रेजिडेंट लिखना है और 182 वाली जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और
वेदर द एसएससी हैज़ अ यूनिट इन एन आईएफएससी सर्विस सेंटर, यहाँ पे आपको नो करना है, इधर भी आपको नो कर देना है। यहाँ नो करने के बाद आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ऑडिट का आपसे पूछेगा आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA, यहाँ पे आपको यस करना है क्योंकि हम एक छोटी सी बैलेंस शीट यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद आपसे जो पूछेगा कि क्या आप 44AE, AB, AD, ADA इसके अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या अपनी इनकम इसके अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं ओनली, तो यहाँ पे आपको नो करना है। अब बात करते हैं टर्नओवर की। तो टर्नओवर में ना देखो, हमारी जो यहाँ पे टर्नओवर थी, इंट्राडे की टर्नओवर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंट्राडे की टर्नओवर हमारे पास काफ़ी कम थी। बिजनेस की टर्नओवर की यहाँ बात होगी ना, तो यहाँ पे ये जो टर्नओवर है दिस इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज। तो आपके केस में अगर लेस देन 1 करोड़ है तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए, अगर मोर देन 1 करोड़ और लेस देन 10 करोड़ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ने। देखिए यहाँ पे आपको क्या करें कि एग्रीगेट रिसीप्ट्स की बात कर रहा है कि एग्रीगेट रिसीट्स जो है आपकी, अगर वो 5% तक कैश में है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। 5% से ज़्यादा आपने कैश में रिसिप्ट ली तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा 5% से ज़्यादा अगर आपकी एग्रीगेट रिसीट्स कैश के अंदर है तो आप लोगों को ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पे A23 पॉइंट के अंदर किसकी बात कर रहा है, एग्रीगेट पेमेंट्स की। आपने जितनी एग्रीगेट पेमेंट्स की है उसका 5% इन कैश है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर 5% से ज़्यादा आपने कैश में पेमेंट की है तो यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मोर देन 5% होगी, या तो रिसिप्ट या फिर पेमेंट, अगर ये एक भी 5% से ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपको ऑडिट करवानी होगी। अदरवाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ऑडिट आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं होगी। तो यहाँ पे 44AD की ऑडिट आपके पास मैंडेटरी नहीं होगी, 92CE एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। देन हम जाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस पे। यहाँ पे हमें इंट्राडे का कोड डालना है। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है। कोड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 21009, ये आपके पास कोड रहेगा 21009। ये रहा हमारे पास स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। ध्यान रखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपको आए तो आपको 21010 ये सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ट्रेड नेम आपको देना है, आप अपना खुद का नाम यहाँ पे दे दीजिए, या अदर कोई आपका ट्रेड नेम है तो वो आप दे दीजिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के पास ट्रेड नेम नहीं होता है। यहाँ आप लिख देंगे इंट्रा डे ट्रांजेक्शन। जो इंट्रा डे ट्रांजेक्शन होती है वो स्पेक्युलेटिव होती है, तो आपको यहाँ सेव कर देना है। मोर देन 1 कोड भी अगर आप यहाँ सेव करना चाहें तो ऐड अनदर पे करके आप सेव कर सकते हैं, जिससे हो सकता है आपके पास इंट्राडे भी हो और एज वेल एज फ्यूचर ऑप्शन भी हो, तो आप यहाँ ऐड अनदर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी ITR लेकर के आए बिल्कुल प्रैक्टिकल फाइलिंग के साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल्स अपनी ऐड कर देनी है। अगर आपका कोई रिफंड है तो वो रिफंड उसके अंदर आ जाएगा। ये डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट अब देखिए हमें बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट यहाँ पे रिपोर्ट करना है। लेकिन ये डाटा रिपोर्ट करने के लिए यानी बिजनेस इनकम को रिपोर्ट करने के लिए हम दो तरीके से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन मेथड हमारे पास क्या है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, यानी हम अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स जो है वो भी शो करेंगे। तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स शो करना चाहते हैं तो उसका मेथड अलग रहेगा, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते हैं तो उसका मेथड अलग रहेगा। सबसे पहले मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जहां पे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इन दैट केस आप लोग लॉस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। हमारा यहाँ पे जो इंट्राडे में था, इंट्राडे में प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस नहीं है। आपका इंट्राडे या F&O के अंदर लॉस हो तो आपको यहाँ पे विदाउट बैलेंस शीट आपको अपनी बिजनेस इनकम रिपोर्ट नहीं करनी है। क्लियर। सबसे पहले मैं मेथड आपको बता रही हूँ जहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, यानी बैलेंस शीट नहीं बतानी। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करना है, ओके करना है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स को आपने 00 रिपोर्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को 00 रिपोर्ट करना है और इसको आपने कंफर्म कर देना है। यहाँ पे कोई डाटा आपको फीड नहीं करना, 00 आप रहने दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे P&L अकाउंट पे आ जाना है। P&L अकाउंट में आपके पास यहाँ पे मिलेगा 64 नंबर टेबल। 64 नंबर टेबल के अंदर आप लोग यहाँ पे F&O की इनकम रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके पास F&O की टर्नओवर आई है वो आपको रिपोर्ट कर देना है। आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है, जितनी भी उसकी एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ आप 64 नंबर टेबल में तो बताएंगे किसकी, F&O की टर्नओवर और उसका ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेक्युलेटिव पे। स्पेक्युलेटिव जो आपका 65 का फर्स्ट यहाँ पे कॉलम है,
यहाँ पे आपको टर्नओवर बतानी है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी यानी इंट्राडे वाली। हमारी टर्नओवर कितनी थी 700, ग्रोस प्रॉफिट भी कितना था 700। एक्सपेंसेस हम इंट्राडे के यहाँ डाल देंगे अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल इजी मेथड है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ पे अपनी फिगर्स डालिए और आपको कंफर्म कर देना है। बट लॉस के केस में नहीं करना है, लॉस के केस में काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना होता है। अगर इंट्राडे का लॉस है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी मैंडेटरी है। क्लियर। अब हम बात करेंगे वो केसेस की जहाँ पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। अब यहाँ हम बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और सोर्सेज ऑफ फंड्स पे जाएंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या दिखाएं, हमने स्टार्टिंग में तो कभी कोई बैलेंस शीट दिखाई नहीं थी। देखिए, आपने कुछ ना कुछ पैसा तो लगाया होगा ना अपने बिजनेस में। जब आपने शेयर मार्केट का जो काम स्टार्ट किया उसमें स्टार्टिंग जो आपकी कैपिटल लगी थी, स्टार्टिंग जो आपकी पूंजी लगी थी, तो वो कुछ ना कुछ तो रही होगी, 1,00,000, 2,00,000, 50,000 समथिंग कुछ भी। तो आपने यहाँ पे रेंडमली जो है एक जिस अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था या जो आपकी स्टार्टिंग पूंजी थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 95,000 रुपीज़ डाल दिए। क्लियर। इसमें यहाँ पे आपने डाटा सेव कर देना है। बिल्कुल नॉमिनल सी बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाएंगे और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे आपको जाना है। यहाँ पे अगर आपने इसमें कोई अपनी फिक्स्ड एसेट्स भी इस बिजनेस के लिए परचेज की हुई है, जैसे लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, डेडिकेटली जो आपके बिजनेस के लिए है वो वैल्यू आपको यहाँ डालनी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली इस काम के लिए कोई लैपटॉप या कुछ भी कंप्यूटर परचेज किया हो, तो जितना अमाउंट हमने वहाँ पे डाला था अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स के अंदर और कैपिटल में, वही आपको यहाँ पे अदर एसेट्स के अंदर यहाँ पे शो कर देना है। ये थर्ड पॉइंट में आपको एसेट्स मिल जाएंगी। इन्वेंट्रीज आपके केस में यहाँ पे कुछ नहीं होंगी। कुछ आप यहाँ पे कैश बैलेंस भी शो कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं 35,000 का कैश बैलेंस मैंने दिखा दिया। हमने 95,000 डाला था तो अदर करंट एसेट्स में यहाँ पे 60,000 की शो कर दूंगी। क्लियर। ये हमारे पास 95,000 मैच हो गए और ये हमने सेव कर दिया। यहाँ पे हम बैंक का भी बैलेंस डाल सकते थे, लेकिन डेडिकेटली अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है यानी उसमें अगर अदर ट्रांजेक्शन्स ना हो, देखिए क्या यहाँ पे मैं इसको ओपन करती हूँ, यहाँ पे एडिट करके जब आप जाएंगे ना तो करंट एसेट्स के अंदर आपको यहाँ पे कैश के पास बैंक बैलेंस भी मिलेगा। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम बैंक बैलेंस क्यों नहीं डाला। एक डेडिकेटली अगर बैंक अकाउंट है ना आपके पास अपनी इन शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट का बैलेंस डाल सकते हो। बट अगर उस बैंक अकाउंट में अदर टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती है तो वो डेडिकेटली आपका शेयर मार्केट के लिए तो है नहीं, तो यहाँ पे आप ना डालिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, जस्ट इसी को आपने सेव करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। बट ध्यान रखिएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स का जो बैलेंस है और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का बैलेंस है ये हमेशा मैच होना चाहिए, इसमें अनमैच नहीं होना चाहिए कुछ भी। राइट। अब आप यहाँ पे जब आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आपको जाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने कुछ भी फाइल नहीं करना है क्योंकि हम किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ आपने जस्ट सेव कर देना है। फिर आ जाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट पे आने के बाद आपको ये जो ऊपर वाली फिगर्स हैं इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना। रिवेन्यू, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी एंटर नहीं करना। नीचे आप आ जाएंगे सीधा, यहाँ देखिए 12A B C D ये चारों आपके पास टेबल्स मिल गई। 12A में आपके पास साफ तौर पे लिखा हुआ है टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। 12B में आपके पास लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी यहाँ पे इनकम डालनी है। टर्नओवर फ्यूचर एंड ऑप्शन की यहाँ आ जाएगी और जो इनकम होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की वो आपके पास यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे आपको टर्नओवर लिख देनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग की टर्नओवर हमारे पास 700 थी और प्रॉफिट भी हमारे पास कितना था 700 था, तो यहाँ पे आपको 700 लिखना है। ओ सॉरी, और प्रॉफिट भी हमारा 700 है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ थी नहीं, अदरवाइज मैं टर्नओवर यहाँ लिखती और इनकम मैंने यहाँ डाल देनी थी। अब इसको हम कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी इसमें एक चीज़ हम करनी भूल गए। ट्रेडिंग के अंदर हमने यहाँ पे एक्सपेंस तो दिखाई नहीं। एक्सपेंस आपको कैसे शो करने हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट था कितना 700 और एक्सपेंसेस हमने इसके कितने निकाले थे, एक्सपेंसेस थे 45 रुपीज़। तो यहाँ प्रॉफिट आपका 654, ये 0.7 है तो हम इसको 655 कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकम 655, यानी कि आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अमाउंट दिखानी है। राइट, ये आपने दिखा दी। अब आपको कंफर्म कर देना है। ऐसे ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस कर लेने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट आपको कंफर्म कर देना है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की है तो एक जगह आपने यहाँ पे दिखा दी है अपनी इनकम, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने।
देन आपको यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन पे जस्ट आप कंफर्म कर दीजिएगा, यहाँ पे हमने कुछ भी एंटर नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास जो है सैलरी की इनकम भी है, यहाँ पे मैं डिटेल्स ऑफ सैलरी फिल कर दूंगी। यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएंगे इनकी डिटेल्स ऑफ सैलरी। ये जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आई है ये 26 ईयर्स और AIS TIS से ये डाटा आया है। और ध्यान रखिएगा आप लोग जो भी अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं AIS TIS और 26 ईयर्स अपना जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी सैलरी जो है वो चेक कर लेनी है। एज पर फॉर्म 16 आपकी सैलरी जो है वो प्रॉपरली आ रही है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म पे क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल आ गया। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी रेंट रिसीव हो रहा है किसी भी तरीके का, तो आपको उसकी रेंटल इनकम यहाँ पे शो करनी है। आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, एड्रेस डालना है और यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप को ओनर हैं प्रॉपर्टी के। यहाँ पे आपको लेट आउट सेलेक्ट करना है। लेट आउट सेलेक्ट करने के बाद जितना आपको रेंट रिसीव हुआ वो रेंट आपको यहाँ पे डालना है। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई और ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आएगी। 30% यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाएगा। देन आपको सेव कर देना है। अगर आपकी ऐसी कोई इनकम नहीं है तो आपको इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे ही आप कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी अगर ये वाली इनकम्स आपके पास नहीं है तो आप इस शेड्यूल को आप स्टार्टिंग की रिटर्न की स्टार्टिंग में ही आप इसको अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हेड आ जाएगा ये कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का। यहाँ पे आपकी इनकम कंप्यूट होकर के आ जाएगी जो हमने इंट्राडे की दी थी। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे लॉसेज होंगे तो लॉसेज आपको दिख जाएंगे। देन आ जाते हैं हम लोग कैपिटल गेन के शेड्यूल पे। यहाँ कैपिटल गेन का शेड्यूल आपने ओपन करना है। यहाँ पे जब आप देखेंगे देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लैंड एंड बिल्डिंग का है या फॉर स्लम सेल है। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा या 111A वाला इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल का। यहाँ आपको क्लिक करना है और ऐड अनदर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है 111A। देन आपको यहाँ पे क्या डालना है, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट टैक्सेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे सेल वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। सेल वैल्यू आपकी कितनी है 456,207.5, 456,208 कर देते हैं इसको, 456,208। डन। ये हमारे पास 45208 456,208 डन। 437,504 437,504 ये आपके पास आ गया। एक्सपेंडिचर डालने के लिए यहाँ पे अलग से आपके पास एक कॉलम दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे दिखा दीजिए। 97 रुपीज़ के आपके पास एक्सपेंडिचर थे तो 97 के मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंटर कर दिए। 18,607 ये आपके पास आ गया और हमारे पास यहाँ पे क्या था 18,704, लेकिन इसमें से हमने 18,704 माइनस में ये हमने कर दिया, कितना आ गया 18,606। तो 18,607 ये पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से आ रहा है, यहाँ पे 0.9 है तो ठीक है। 18,607 ये आपके पास आ गया। इसको आपने कंफर्म कर देना है। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे भी कंफर्म कर देना है। ये आपके पास डन हो गया आपका कैपिटल गेन वाला। देन आप जाएंगे अदर सोर्सेज की इनकम पे। ध्यान रखिएगा अदर सोर्सेज की आपकी जो भी इनकम है, चाहे वो आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या FD का इंटरेस्ट है या वट एवर और भी आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न जो आपके पास रिफंड आया लास्ट ईयर उसका अगर कोई इंटरेस्ट आपके पास है तो ये सारा आपने एक बार अपने AIS TIS से कंफर्म कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी अमाउंट्स जो है वो एक बार रीचेक कर लेनी है। यहाँ पे डिविडेंड आया हुआ है एक, तो यहाँ पे जो डिविडेंड वाला पार्ट है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है डिविडेंड को फर्स्ट वाले कॉलम में ही आपको यहाँ पे एंटर करना है, सेकंड और थर्ड में एंटर नहीं करना। ये आपके पास टोटल डिविडेंड कितना आ गया 12,558। इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं 12,558 ये आपके पास डिविडेंड आया है। अब इस डिविडेंड को ना बाइफरकेट भी आपको करना है। सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे आ जाना है टेबल नंबर 10 पे। सेव वहाँ पे जब आपने सेव कर दिया उसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद ना देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि जो डिविडेंड है डिविडेंड कौन से टाइम पीरियड का है, क्या वो अप टू 15 जून है या 16 जून से 15 सितंबर है। एंड इसी तरीके से आपके पास आगे के टाइम पीरियड यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए 16 सितंबर से 15 आपके पास दिसंबर आ गया। ये आपके पास लास्ट के जो डेज हो गए वो आपके पास आ गए। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं। तो जिस टाइम पीरियड के बीच का डिविडेंड है हमें बाइफरकेट करना होता है। अगर आपके पास बाइफरकेशन पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे बाइफरकेट करके लिखिए। अदरवाइज मैं एक सेफर साइड आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको 3rd A
देखिए सीरियल नंबर मिलेगा 3rd A, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिविडेंड इनकम रेफर टू इन सीरियल नंबर 1A1, यहीं पे हमारे पास डिविडेंड था। यहाँ पे आपको जस्ट फर्स्ट कॉलम में इसको मेंशन कर देना है 12558। क्लियर, ये आपके लिए बिल्कुल सेफर साइड है क्योंकि इतना डिविडेंड होता नहीं है। आप बाइफर्केट करने बैठोगे टाइम आपका ज़्यादा इसमें लग जाएगा, बट अगर ज़्यादा अमाउंट है आपके लिए बाइफर्केशन पॉसिबल है तो आप लोग इसको बाइफर्केशन कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम सा आपका टैक्स का इफेक्ट पड़ेगा, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप फर्स्ट वाले में ही इसको एंटर कर देना। क्लियर, तो अदर सोर्सेज हमने यहाँ पे डन कर दिया। अब हमारे में कोई भी जो सेट ऑफ लॉसेज नहीं है तो इसको हम सीधा ही यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, इसको हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। और कोई भी कैरिड फॉरवर्ड ऑफ हमारे पास लॉसेज भी नहीं है तो हम इसको जस्ट कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे एरर हमें शो कर रहा है, 1 मिनट, हो सकता है इसमें पीछे के लॉस हो। हाँ जी, इसमें पीछे ये लॉसेज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो लॉसेज जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इसलिए आपसे रिटर्न फाइलिंग की डेट यहाँ पे मैंडेटरी मांग रहा है। तो आपने जो ये असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 23-24 और 25-26 की आपने रिटर्न कब फाइल की वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। और ये जो आपके पिछले लॉस हैं, ये पिछले लॉस उस बेस पे आपके क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो लॉस थे, ये वाले लॉस अब लैप्स हो चुके हैं, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो 23-24 के आपके लैप्स हो गए क्योंकि स्पेक्युलेटिव के जो लॉस हैं वो आप 4 ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट आ गई 25-26 असेसमेंट ईयर की डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। करंट ईयर के हमारे कोई लॉस नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ डेट एंटर कर देती हूँ। देखिए डेट्स हमने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ये आपका शेड्यूल जो है ये फिल हो गया। अब इसके बाद जब आप BFLA पे जाओगे ना तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, पीछे हमारे जो शॉर्ट टर्म लॉस थे उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। और नेट इनकम यहाँ पे आपकी कितनी बच जाएगी, 0। ये देखिए 18607, यहाँ पे टोटल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो गए सेम 18607 के। क्लियर, तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट शेड्यूल AMTC पे। यहाँ AMTC पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको कंफर्म कर देना है। स्पेशल रेट की इनकम्स हमारी कुछ भी नहीं है तो जस्ट इसको आपने चेक कर लेना है। अगर कोई भी इनकम है तो वो आपको एंटर करनी है, अदरवाइज आपको कंफर्म करना है। क्लियर, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम आप लोग अपनी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कंप्लीट कंपुटेशन आपके पास बन के आएगी, आप लोगों को चेक करके यहाँ कंफर्म करना है। देन टैक्स पेड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी सारी एंट्रीज चेक कर लेनी है, जो आपके पास TDS ऑन सैलरी था या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम, कोई अदर फॉर्म 16A के तहत आपके पास कोई इनकम आ रही है तो ये सारा आपने एज पर 26AS AIS TIS एक बार सारा चेक कर लेना है। देन लास्ट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। यहाँ पे हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है। अगर आपके पास टैक्स लायबिलिटी आती तो यहाँ पे नाउ का भी ऑप्शन आता है, आपको चालान बना करके वो टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी आप लोगों को कि आप लोगों को टैक्स कैसे पे करना है, हाउ टू पे टैक्स, तो उससे आप टैक्स भी अपना पे कर सकते हैं अगर टैक्स आपका आ रहा है तो। अब यहाँ पे जस्ट आपको कंफर्म कर देना है कंप्लीट डेटा चेक करने के बाद। देन आपके पास प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और प्लेस डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। ये वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई एरर आपको दिखाता है तो उन एरर्स को रिमूव आपको करना होगा। देन इसके बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग जाएंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। अब जैसे ही आपने वेरिफिकेशन की, ये एरर आपके पास आ जाएगा। ये एरर ऑलमोस्ट आपको हर रिटर्न में मिलेगा और इसको हम करेक्ट भी करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे मैं बता देती हूँ, पहले इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लो। इसमें होता क्या है, ये डिविडेंड से रिलेटेड एरर है। हमने बिजनेस इनकम फाइल की है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो आपको डिविडेंड है ना वो बिजनेस इनकम में ही शो करना चाहिए, जबकि आप उसको शो कहाँ कर रहे हैं, अदर सोर्सेज में। अब देखो जो बिजनेस इनकम है उसमें हमने इंट्राडे की ट्रांजेक्शन दिखाई, और अगर आपकी F&O की ट्रांजेक्शन होगी तो वो आप वहाँ पे दिखाएंगे। बट डिविडेंड किस पे आया, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपने रखी थी ना अपने पास, ये डिविडेंड उनका डिविडेंड है। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब इस एरर को करेक्ट कैसे करना है, इस एरर को करेक्ट करने के लिए अपने ITR वाले पेज पे सबसे पहले आप आ जाइए। यहाँ इस पेज पे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ P&L का। यहाँ P&L पे आपने क्लिक करना है, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ जब आप आएंगे ना आपको देखिए यहाँ 14th जो आपके पास टेबल है उसके थर्ड पार्ट में डिविडेंड इनकम का अलग से कॉलम मिलेगा। यहाँ पे आपको 12558 लिख देना है, जितना इनको डिविडेंड मिला था। अब आप बोलोगे मैम डिविडेंड हमने अदर सोर्सेज में भी दिखाया है तो ये डबल हो जाएगा।
डबल नहीं होगा। आपको इसको लिख के यहाँ पे सेव कर देना है, बिल्कुल आपकी परफेक्ट रिटर्न जाएगी, डोंट वरी। देन इसको हमने कंफर्म कर दिया। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बीपी शेड्यूल का। यहाँ बीपी शेड्यूल पे आप जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, एडिट कर देंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ थर्ड टेबल आपको मिलेगी, इनकम रिसीट्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसीडर्ड अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो क्रेडिट की है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट उसको हम कंसीडर करेंगे अंडर एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBF, चार्जेबल अंडर सेक्शन दिस। क्लियर, यानी हम इसको किसी अदर हेड के अंदर कंसीडर करेंगे। अब आपकी कौन सी इनकम थी, अदर सोर्सेज की कौन सी, डिविडेंड इनकम 12558, यानी क्रेडिट तो कर दिया है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट उसको कंसीडर हमें कहाँ करना है, अदर सोर्सेज की डिविडेंड इनकम में कंसीडर करना है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिडक्ट कर देगा। क्लियर, उसका नेट इफेक्ट आपके पास सेम आ जाएगा। यहाँ आपने कंफर्म कर दिया। अब अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को चेक कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा। यहाँ देखिए, जो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम अभी भी आपके 655 है, और जो अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज के अंदर आपकी टोटल इनकम इंक्लूड हो रही है। क्लियर, इसको हमें कंफर्म कर देना है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आपको फिर से करना है। अब देखिए, अब ये रिटर्न हमारी वैलिडेट हो चुकी है, वो जो एरर था वो एरर आपका खत्म हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपने जाना है। 3 मेथड्स हैं, आप किसी से मर्जी चाहे अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत इजीली प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया इंट्राडे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रिटर्न फाइल करने का। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं F&O, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आपको कैसे शो करनी है, या अदर कोई भी आपको इसमें क्वेरीज हैं ITR फाइलिंग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगी। और गाइज, अगर आपने हमारी वीडियो देख करके अपनी रिटर्न फाइल की है तो भी मुझे जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।